हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रोहित अपनी माँ सीता के साथ रहा करता था। फिलहाल रोहित दूसरे शहर में अपनी माँ से दूर रहकर काम किया करता था, लेकिन वो आए दिन अपनी माँ को फोन करके उसका हाल समाचार सुना लिया करता और उसका पूछ लिया करता। पर इसी बीच रोहित अपने काम में बहुत बिजी हो जाता है, जिस वजह से वो अपनी माँ को फोन नहीं कर पाता। साथ ही वो एक लड़की जिसका नाम निधि था, उससे प्यार करके शादी कर लेता है और ये बात भी वो अपनी माँ को नहीं बता पाता। ऐसे ही एक दिन रोहित अपनी माँ के पास कॉल करता है और उससे कहता है, कैसी हो माँ? मैं तो बिल्कुल सही हूँ बेटा, पर लगता है तुझे मेरी जरा भी याद नहीं आती है, तभी तो तू मुझे याद नहीं करता। माँ ऐसी बात नहीं है, मैं यहाँ बस ना थोड़ा बिजी रहता हूँ, इसलिए मैं आपको फोन नहीं कर पाता। हाँ हाँ, तुम ही तो एक बिजनेसमैन लग रहे हो जिसके पास टाइम ही नहीं होता है। अरे हम यहाँ तुम्हारी शादी के बारे में बात चला रहे हैं और तुम हो कि हमको बिल्कुल भी टाइम नहीं देते। माँ शादी? हाँ बेटा शादी, अब तुम्हारी उम्र हो चली है, शादी कब करोगे? अगर शादी अभी नहीं करोगे तो बुढ़ापे में करोगे। पर माँ मैं शादी। चुप करो, तुमको हमारी पसंद से शादी करनी ही पड़ेगी, समझे तुम? रोहित अपनी माँ से कुछ बोल नहीं पाता और चुपचाप फोन रख देता है। तभी पीछे से रोहित की पत्नी निधि आती है और उससे कहती है, रोहित, तुमने आज भी माँ को कुछ भी नहीं बताया ना? आखिर कब तक तुम अपनी माँ से हमारी शादी की बात छुपाते रहोगे? माँ ने तो अब तुम्हारे लिए शादी के रिश्ते ढूंढने भी शुरू कर दिए हैं। रोहित, अगर तुमने माँ को सच नहीं बताया ना अब, तो सच में तुम मुझे खो दोगे। निधि कैसी बातें कर रही हो तुम? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ ही रहूंगा। रोहित, तुम मानो या ना मानो, पर तुम देखना, अगर तुम माँ को बता भी दोगे ना, तो माँ ना मुझे देखकर ही मना कर देंगी। निधि तुम ऐसा क्यों सोचती हो? मेरी माँ बहुत अच्छी है, वो तुम्हें ना जरूर समझेगी और वो हमारे इस रिश्ते को भी जरूर अपनाएगी, तुम देख लेना। रोहित, जिस तरह तुम्हारी माँ तुम्हारे रिश्ते के लिए बात चला रही है, उससे तो साफ जाहिर होता है कि तुम्हारी माँ मुझ जैसी लड़की को कभी नहीं अपनाएंगी। और भला वो मुझे अपनाएंगी भी क्यों? मैं कहाँ जलेबी जैसे गोल मटोल हूँ और तुम एक हैंडसम से लड़के, भला वो मुझे क्यों अपनाएंगी? अब तुम ही बताओ। निधि तुम बेकार में ये सारी बातें सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। रोहित, अगर ऐसा नहीं है, तुम अपनी माँ को बता क्यों नहीं देते कि तुमने मुझसे शादी करी है, और तुमने जिससे शादी करी है वो कोई और मामूली लड़की नहीं बल्कि गोल मटोल लड़की है। निधि मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं अगले कुछ दिनों में ना माँ को हमारी शादी के बारे में बता दूंगा। अब इस तरह से रोहित निधि से कुछ दिन की मोहलत मांग लेता है और अगले कुछ दिनों बाद रोहित अपनी माँ से एक बार फिर कहता है, नमस्ते माँ, कैसी हो आप? बस बेटा जिंदा है। माँ आप ऐसा क्यों बोल रही हो? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और क्या बोले बेटवा? अरे हम तुम्हें कहे है ना कि हम तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं। तुम्हारे साथ साथ अब हमारी भी उम्र हो चली है, पर एक तुम हो कि तुम हमारी बात मानते ही नहीं हो। वो माँ मैं आपसे ना शादी को लेकर ही कुछ बात करना चाहता था। हाँ बेटा कहो ना, क्या बात है? वो माँ मैं आपको ये बताना चाहता था ना, मैंने यहाँ एक लड़की से शादी कर ली है, इसलिए अब आप मेरे लिए कोई लड़की मत ढूंढना। क्या शादी कर ली? पर बेटा शादी करने से पहले तूने हमसे सलाह मशवरा लेना जरूरी नहीं समझा? माफ करना माँ, पर मैंने सोचा अगर मैं आपको ना शादी से पहले इसके बारे में बता देता तो शायद आप ना निधि से मुझे कभी शादी नहीं करनी देती। बस इसीलिए ना मैंने कभी आपको हमारी शादी के बारे में नहीं बताया। सीता अपने बेटे की बातों का कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप कॉल कट कर देती है और अपने सर पर हाथ रखकर रोते हुए कहती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे बेटे ने तो मेरे सारे सपने तोड़ दिए। बाहर शहरी लड़की से ब्याह कर। सीता खुद से ये बातें कर रही थी, तभी उसके घर से उसकी पड़ोसन नीलम गुजर रही थी, जहाँ वो देखती है कि सीता अपने सर पर हाथ रखकर रो रही थी। ये देखकर उसकी पड़ोसन उसके घर आती है और उससे कहती है, क्या हुआ सीता बहन, तुम इस तरह अपने सर पर हाथ रखे रो क्यों रही हो? अब बहन हम क्या बताएं, हमारा बेटा बाहर काम करने गया था, पर देखो काम करते करते उसने वहीं शादी कर ली, वहीं घर बसा लिया है। अरे दादा, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। सच में अब तो अपने बच्चों को खुद से दूर करने में भी डर लगता है। हाँ बहन सही बोल रही है तुम। अरे मैं तो कहती हूँ अब तुम ना अपने बच्चों को बाहर नौकरी करने भेजना ही मत, नहीं तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो मेरा हुआ है। वैसे सीता बहन सच सच बताना, तुमने अपनी बहू को देखा कि नहीं? अरे बहन जी, तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? हमारी आंखों में दूरबीन लगा है क्या, जो गांव में बैठे बैठे हम अपनी बहू को देखेंगे? अरे डब्बा फोन है, फोन पर सही से बात ही नहीं हो पाती और तुम बहू को देखने की बात कर रही हो। और वैसे भी हमें आज ही पता चला
कि हमारे बेटे ने बाहर शहर में शादी कर ली है। ये जानने के बाद तो अब हमारा भी मन तरस रहा है अपनी बहू को देखने का। अरे बहन, बात तो तुमने बिल्कुल सही की है। खैर, जब तुम्हारी बहू आ जाए ना तो हमको जरूर दिखाना, ठीक है? पर फिलहाल हम अपने घर को चलते हैं, काहे की शाम ज्यादा हो रही है ना, इसलिए। अब क्या था, नीलम वहाँ से चली जाती है और इस तरह से अब समय गुजरने लगता है। समय के साथ अब सीता के भी मन में अपने बेटे बहू को देखने की चाह बढ़ने लगी थी। ऐसे ही एक दिन सीता अपने घर में बैठी हुई थी, तभी सीता का फोन बजता है। सीता फोन उठाती है तो अपने बेटे से कहती है, रोहित बेटा देख, तुम्हारी सारी बात सही है, पर तुम भी हमारी एक बात सुन लो कि माँ आप मुझे कुछ भी कह दीजिए, मैं आपके लिए ना कुछ भी कर सकता हूँ, पर बस माँ आप ना मुझे निधि से अलग होने के लिए मत कहना। मैं निधि के बिना जी नहीं सकता, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। हम जानते हैं लल्ला कि तू अपनी जोरू को हद से ज्यादा प्यार करता है, तभी तो आज तक तू अपनी जोरू को लेकर गांव नहीं आया, ये सोचकर कि माँ कहीं तुझे तेरी जोरू से अलग ना कर दे। क्यों लल्ला, हम सही कह रहे हैं ना? माँ अब मैं क्या कहूँ। खैर मैं आपको बताना चाहूँगा ना कि मैं निधि ना बहुत जल्द गाँव आने वाले हैं और आपको अपने साथ शहर ले जाएंगे। सच में बिटवा? हाँ माँ। रोहित अब अपनी माँ का कॉल काट देता है। अब सीता को किसी का इंतजार था तो उसके बेटे बहू का। सीता अब अपने बेटे का इंतजार करती है और कुछ समय बाद रोहित और निधि अपने गांव आते हैं। सीता अपने कमरे में बैठी हुई थी, तभी उसके दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है और जैसे ही वो अपने घर का दरवाजा खोलती है, वैसे ही अपने सामने अपने बेटे बहू को देखती है। जहाँ वो अपने बेटे को देखकर खुश थी, तो वहीं जब वो अपनी बहू को देखती है तो वो थोड़ी उदास हो जाती है और अपने बेटे से कहती है, रोहित क्या यही है तुम्हारी पत्नी? हाँ माँ यही है निधि, मेरी पत्नी, आपकी बहू और इस घर की इज्जत। पर बेटा तूने इसका शरीर देखा है? जलेबी के जैसे गोल बहू है ये। अरे जरा इसका और अपना औदा तो देख लेता, इसके बाद इससे ब्याह करता ना। माँ क्या आप हमें अंदर नहीं आने देंगी या हम यहीं से बाहर जाएं? अब अपने बेटे की बात सुनकर सीता उसे अंदर आने देती है, जिसके बाद सीता अपनी बहू से कहती है, बहू एक बात तो बता, तूने अपना ये शरीर जलेबी की जैसे क्यों फुला लिया है? माँ जी, कोई लड़की नहीं चाहती कि उसका शरीर फूले, पर मेरा शरीर फूल चुका है और इसके पीछे भी एक कारण है। तो बहू हम भी तो वही कारण जानना चाहते हैं ना कि तुम्हारा शरीर इतना काहे फूल चुका है। अपनी माँ की ऐसी बात सुनकर रोहित को बहुत बुरा लगता है और वो अपनी माँ की ऐसी बात सुनकर कहता है, माँ बस करो, बहुत बोल लिया आपने। अरे जब से हम यहाँ आए ना तब से मैं देख रहा हूँ कि आप है जो निधि को ताने मारे जा रही हैं। अरे आपको पता भी है कि आपकी इस जलेबी जैसी गोल बहू की वजह से आज मैं जिंदा हूँ। ये क्या बोल रहा है लल्ला? रोहित नहीं, हम माँ को कुछ भी नहीं बता सकते। नहीं निधि, माँ को सब बताना पड़ेगा, नहीं तो माँ हमेशा ना ऐसे ही बोलती रहेंगी। तो माँ मैं आपको बता दूं कि आपकी जलेबी जैसी गोल बहू ने ना मेरी जान बचाई है। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना तब मेरी किडनी खराब हो गई थी, जिस वजह से ना मैं मरते मरते बचा। उस समय मेरे साथ कोई भी नहीं था सिवाय निधि के, और इसने एक अनजान व्यक्ति को अपनी किडनी दी, ये जानते हुए कि मैं एक अनजान व्यक्ति हूँ। उसके बाद भी इसने मेरी मदद करी और कुछ दिनों के बाद ना धीरे धीरे ये फूलने लगी। इसको सब रिएक्ट करते, उससे पहले मैंने शादी कर ली इससे। अब आप बताओ माँ, क्या आप अब भी अपनी बहू को नहीं अपनाओगी? क्या अभी आप अपनी बहू को जलेबी जैसे गोल मटोर कहोगी? अपने बेटे की बात सुनकर सीता को अपने कटु शब्दों पर बहुत दुख होता है, जिसके बाद वो अपनी बहू से माफी मांगती है। निधि साफ और नेक दिल की इंसान थी, बस इसीलिए वो अपनी सास को माफ भी कर देती है। और अगले कुछ दिनों बाद ही निधि और रोहित अपनी माँ को शहर अपने घर ले आते हैं। दिल्ली शहर में रिधिमा नाम की लड़की अपनी मम्मी रेनू और पापा राकेश के साथ रहती थी। वो पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। उसे मोमोज खाने का बहुत शौक था। वो जहाँ भी जाती मोमोज खाए बिना नहीं आती। उसने दिल्ली की हर जगह के मोमोज ट्राई किए थे और उसे अलग अलग जगह जाकर मोमोज खाना भी बहुत अच्छा लगता था। ऐसे ही एक दिन रिधिमा अपने दोस्तों के साथ मोमोज खाने जाती है तो देखती है, अरे यार देख, यहाँ आज कंपटीशन हो रहा है, वो भी मोमोज खाने का। चल चल के देखते हैं। तो दोस्तों, क्या आज यहाँ पर कोई ऐसा इंसान है जो इनको टक्कर दे सके और आधे घंटे में, हाँ सिर्फ आधे घंटे के अंदर 20 प्लेट मोमोज खा सके? अरे रिधिमा, मैं ना सच कह रही हूँ, ये कंपटीशन तेरे
अलावा कोई नहीं जीत सकता यार, तू ना बस हाँ बोल दे। आओ आओ जल्दी आओ, और हाँ अगर कोई ये कंपटीशन जीत गया तो हमारी तरफ से उसे लाइफ टाइम फ्री मोमोज मिलेंगे। रिधिमा अब तो ये बनता ही है। हाँ रिधिमा, मुझे तुझ पर पक्का यकीन है यार। अच्छा बाबा ठीक है, अगर तुम लोग कहते हो तो मैं कंपटीशन के लिए रेडी हूँ। ऐसा कहकर रिधिमा कंपटीशन करना शुरू कर देती है और देखते ही देखते वो आधे घंटे में 25 प्लेट मोमोज खा लेती है और एक नया रिकॉर्ड बना देती है जो कोई नहीं तोड़ पाता। साथ ही रिधिमा और उसके दोस्तों को लाइफ टाइम फ्री मोमोज खाने का ऑफर भी मिलता है। तो वहीं दूसरी तरफ उसके मम्मी पापा उसकी शादी की चिंता कर रहे होते हैं और कुछ दिनों बाद रिधिमा के लिए अतुल नाम के लड़के का रिश्ता आता है और वो अपनी माँ सुशीला के साथ रिधिमा को देखने आता है। अरे आइए बहन जी, आराम से बैठिए। जी जरूर। बहन जी कुछ लीजिए ना। हाँ हाँ क्यों नहीं, अब आप लड़की को बुला दीजिए। हाँ जी बुलाती हूँ। रिधिमा हाथ में चाय नाश्ता लेकर वहाँ आती है। अतुल को रिधिमा पहली ही नजर में पसंद आ जाती है। साथ ही सुशीला को भी रिधिमा पसंद आती है, जिसके बाद दोनों परिवार वाले उनकी शादी धूमधाम से करवा देते हैं। कुछ दिन तक तो सब कुछ बहुत अच्छा चलता है। रिधिमा अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल लेती है, लेकिन उसके मोमोज खाने की आदत नहीं जाती। वो आए दिन मोमोज के साथ कोई ना कोई नया आविष्कार करती ही रहती, जो कि उसकी सास सुशीला को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और इसे लेकर सुशीला रिधिमा को ताने देना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन, कैसी निकम्मी और बदतमीज बहू मिली है मुझे। क्यों माँ जी, भला मुझ में क्या कमी है? जैसी बहू सबकी होती है वैसी ही मैं भी हूँ। हाँ हाँ वो तो दिख रहा है, कुछ ढंग का तो आज तक तुझसे बनाया नहीं गया। नास पीटी, बस ये मैदे के लड्डू बनाकर ले आती है रोज की रोज। जब देखो तब बड़बड़ बड़बड़ करती रहती है। कुछ देर बाद रिधिमा अपनी सास को खाना देकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और अचानक एक दिन रिधिमा के पति अतुल का एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में अतुल की जान तो बच जाती है, लेकिन उसके दिमाग पर चोट लगने की वजह से उसकी हालत बिल्कुल बच्चों जैसी हो जाती है और अतुल का काम भी बंद हो जाता है, जिसकी वजह से उनके घर की हालत बहुत खराब हो जाती है। साथ ही सुशीला इस सब का जिम्मेदार रिधिमा को ही मानती है। ऐसे ही एक दिन, हाय कलमुही नास पीटी, ये जो कुछ हुआ है ना तेरी वजह से हुआ है। आज मेरे बेटे की ये हालत तेरी वजह से हुई है। माँ जी इसमें मेरी क्या गलती है? भला मैंने क्या किया है? हाय रहने दे तू तो, अगर तूने मेरे बेटे का अच्छे से ख्याल रखा होता ना तो आज ये नौबत नहीं आती। माँ जी अभी ये सब नहीं, बल्कि इस बारे में सोचने का टाइम है कि घर की हालत को कैसे सुधारा जाए, कैसे सब कुछ ठीक किया जाए। बहू बात तो तू सही कह रही है, पर हम क्या करेंगे? तभी वहाँ प्लेट में रखे मोमोज देखकर अतुल बच्चों की तरह मोमोज खाने की जिद करता है, जिसे देखकर रिधिमा को मोमोज का स्टॉल लगाने का आइडिया आता है और वो अपनी सास से बात करके मोमोज की स्टॉल लगाने की पूरी तैयारी कर लेती है और अपना अलग अलग तरह के मोमोज बनाने का हुनर इस्तेमाल करती है। रिधिमा जब पहले दिन अपना स्टॉल लगाने जा रही होती है, तब उसकी सास उससे कहती है, बहू सारा सामान रख लिया ना? और सुन ध्यान से जाना। जी माँ जी सब अच्छे से हो गया, आप चिंता मत कीजिए। अरे बहू मैं भी तेरे साथ चलती, पर क्या करूँ? अतुल के साथ भी तो किसी को रहना पड़ेगा ना। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लूंगी। तभी वहाँ भागता हुआ अतुल आ जाता है और रिधिमा से कहता है, तुम कहाँ जा रही हो? मैं अपने काम से बाहर जा रही हूँ। मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? नहीं नहीं आज नहीं,
आप फिर किसी दिन मेरे साथ चलना। सब मेरे साथ ऐसा करते हैं, कोई मुझे प्यार नहीं करता। अरे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं जब शाम को आऊंगी ना तो हम दोनों घूमने चलेंगे। पक्का ना? हाँ बाबा, एकदम पक्का। आप जो भी बोलोगे ना वैसा ही होगा। अच्छा अब मैं जाऊँ? ठीक है, लेकिन जल्दी आना। बाय। अतुल की बात सुनकर रिद्धिमा वहाँ से चली जाती है और खुशी खुशी अपना स्टॉल लगाती है। उसके मोमोज की अलग अलग वैरायटी और टेस्ट की वजह से मोमोज लोगों को पसंद आना शुरू हो जाते हैं और देखते ही देखते उसके मोमोज सारे शहर में प्रसिद्ध हो जाते हैं। साथ ही इस सब से उसके घर की हालत भी धीरे धीरे सुधरने लगती है। इतना ही नहीं, जहां रिद्धिमा ने खूब मेहनत करके एक छोटे से स्टॉल से शुरुआत की थी, अब वो एक बड़े रेस्टोरेंट में बदल जाती है। ऐसे ही एक दिन रिद्धिमा अतुल को लेकर रेस्टोरेंट से घर आ रही होती है। तभी अचानक कुछ गुंडे उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। अरे वाह चम्मक, चलो कहाँ जा रही है इस बच्चे के साथ? आजा जरा इधर आजा एक बार। अरे अरे, ये बच्चा तेरा क्या साथ देगा? तुझे तो हमारे साथ चलना चाहिए। अरे आजा मेरी रानी, हमारे साथ चल। ये क्या बोल रहे हो तुम सब, और मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? रिद्धिमा, चलो यहाँ से, ये गंदे लोग हैं, चलो यहाँ से। इस तरह वो गुंडे उनके पीछे पड़ जाते हैं और वहाँ हाथापाई में अतुल के सर पर एक जोरदार डंडा लग जाता है, जिसकी वजह से उसके सर से खून आने लगता है। साथ ही वहाँ पुलिस भी आ जाती है, जिसके चलते गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं और रिद्धिमा तुरंत अतुल के पास जाकर उसे संभालती है और जैसे ही अतुल को होश आता है वो कहता है, अरे रिद्धिमा, हम यहाँ कैसे? क्या आपको कुछ याद है कि हम यहाँ कैसे आए? नहीं तो, और मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? तुम तो कुछ कहो। आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं? जैसे सब बोलते हैं, मैं भी वैसे ही बोल रहा हूँ। इसका मतलब आप ठीक हो गए अतुल जी, आपको सब याद आ गया, आप फिर से पहले जैसे हो गए। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि सब कुछ ठीक हो गया। ठीक मतलब क्या हुआ था मुझे? अतुल की बात सुनकर रिद्धिमा उसे सब सच बताती है कि पिछले दिनों उनके साथ में क्या क्या हुआ है और साथ ही रिद्धिमा की सास सुशीला को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो रिद्धिमा से माफी मांगती है, साथ ही उसे आशीर्वाद भी देती है। इतना ही नहीं, अतुल भी अपने काम पर वापस लौटता है और दोनों मियाँ बीबी मिलकर खूब नाम कमाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये मोमोज वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसा जो इतने ही मजे से मोमोज खाता है और अपना काम भी करता है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।